हेलो एवरीवन। मैं सोनू और आज हम अकाउंटिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं और क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग अगर सिंपल डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस से क्या समझते हो आप? देखो, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता क्या? सिस्टमेटिक यानी कोई सिस्टम से चले। जैसे अगर मान लो आप आप एक फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो, फर्स्ट क्लास, ठीक है। लाइक फर्स्ट क्लास नहीं, आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो। तो अगर आपको जाना है 12th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में, देन तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको 11th की एग्जामिनेशन देनी पड़ेगा। 11th पास आउट करके आप 12th में जा सकते हो ना। यानी कि आप डायरेक्टली 12th में नहीं जा सकते ना। तो ये एक सिस्टम है ना कि आपको 11th पास आउट करोगे तभी आप 12th में जाओगे। जैसे अगर कोई सिक्स क्लास में है तो वो 12th में जाना चाहता है तो उसको पहले 11th तक पास आउट करना पड़ता है, फिर 11th में पेपर देके फिर वो 12th में जाता है। तो यानी कि एक प्रोसीजर है, ये सिस्टम है कि आपको अगर 12th में जाना है तो आपको एक सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा। उसी तरह से क्या अकाउंटिंग एक सिस्टम है जिसमें सबसे पहले क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन। हाँ, अब आप पूछोगे अगर आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, तो अभी हम पढ़ेंगे बाद में, बट आपको थोड़ी क्लियर व्यू दे देता हूँ क्या होता है ये। उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जब भी हम मेजर कर लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है तो वो होता है हमारा रिकॉर्डिंग का। फिर रिकॉर्डिंग जब हमने कर लिया तो रिकॉर्डिंग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग के बाद हम क्लासीफाई करते हैं। जो ये दोनों टर्म है ना, ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरली स्टूडेंट्स को इनमें डाउट होता है, तो बट इन दिस वीडियो आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्लासीफाइंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप समराइजिंग। समराइजिंग के बाद हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेट करते हैं अपने डाटा को, और फिर उसको लास्टली कम्युनिकेट कर देते हैं। किसे कम्युनिकेट करते हैं? यूजर्स को। और आगे हम जानेंगे कि यूजर्स किसे कहते हैं, अकाउंटिंग में कौन कौन यूजर्स होते हैं। तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कुछ नहीं है, बस आप एक सिस्टम है जिसमें ये 7 स्टेप इंक्लूडेड है। सो लेट्स डिग डाउन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले जो हमने देखा था वो क्या था? आइडेंटिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं आइडेंटिफिकेशन पे। अब कहेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। यानी कि अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती है जो यानी कि क्या इकोनॉमिक इन नेचर हो। यानी कि इकोनॉमिक इन नेचर, ईसीओ, इकोनॉमिक इन नेचर। इकोनॉमिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ? यानी कि जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। जैसे अगर मान लो चेयर है, चेयर की कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी, जैसे मान लो 500, तो ये क्या हो गया? ये अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लो पेन हो गया, पेन की वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो इसको हम अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अगर मान लो सेल्समैन का बिहेवियर, सेल्समैन का एफर्ट, उसके एडवर्टाइजिंग, ये सब क्या होती है? ये ऑल ऑफ दिस हैव नो मॉनेटरी वैल्यू। जैसे कि अगर आप देखो, आपके घर में भी आपकी जो मदर काम करते हैं तो उनको आप पैसा ले देते हो, क्योंकि उनकी मॉनेटरी वैल्यू कोई निकाल ही नहीं सकता। नीड क्या होती है? इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मैंने जैसे आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया, उसी तरह से। तो अकाउंटिंग में सबसे पहला क्या है कि हम उसी ट्रांजैक्शन को, यानी कि उसी इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। जैसे मान लो आपने कुरकुरे परचेज करा तो उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू, जब 5 रुपये कुरकुरे परचेज करा तो उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू, तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसके बदले हमने कैश दिया, यानी जिसके बदले हमने पेमेंट करी, तो वो क्या होगी? मॉनेटरी वैल्यू। क्योंकि हमको पता है कि अकाउंटिंग में मॉनेटरी वैल्यू ही वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड की जाती है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू, डेट्स इट। फिर उसका जो सेकंड स्टेप होता है मेजरिंग। अब मेजरिंग क्या होता है? ये जनरली कहते हैं कि मेजरिंग होती क्या है? मेजरिंग कुछ नहीं होता। जैसे हमने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, इस प्रोडक्ट को हमको रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग में, तो क्या होता है? प्रोडक्ट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे मान लो आलू हो गया, प्याज हो गया, तो इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू, जैसे मान लो 20 रुपये किलो, तो आपने 2 किलो लिया तो यानी कि 40 रुपये। और ये भी मान लो 20 रुपये किलो, आपने 2 किलो। जो हम इसको जो मेजर करते हैं, ये आता है मेजरिंग में। यानी कि हमने मेजर कराना है इसको ये तो पता है कि आलू की मॉनेटरी वैल्यू है, बट हमने मेजर जो करा उसकी जो अमाउंट को, वो क्या होता है? मेजरिंग का पार्ट है। तो मेजरिंग इज एज सिंपल एज दैट। अब फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है रिकॉर्डिंग, क्योंकि जो कि जिसके ऊपर ही पूरा अकाउंटिंग टिका हुआ है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही है इंपॉर्टेंट है जिस पे टिका हुआ है पूरा अकाउंटिंग। तो रिकॉर्डिंग होती क्या है? इसका आपको एग्जांपल दो तो आप क्लियर समझेंगे कि रिकॉर्डिंग और वैसे जो क्लासिफाइंग है, इसमें नॉट माइनर डिफरेंस, बहुत बहुत डिफरेंस है। बट इनिशियली स्टूडेंट नहीं समझते हैं, तो उसको पहले समझ लेते हैं। पहले क्या होता है? जैसे अगर मान लो आपके डेली रूटीन का एग्जांपल दूं, तो आप क्या करते हो? आप कहीं भी अगर स्कूल में जाते हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कूल में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपका जो भी स्कूल में काम होता है तो आप उसके लिए एक रफ कॉपी होती है ना आपके पास,
उसी रफ कॉपी में आप पांचों सब्जेक्ट के जो जो वर्क हुआ है उसको आप रफ की तरह लिखते हो। बट एट द एंड आप क्या करते हो, फिर उसके बाद आपके ईयर बुक में, यानी कि उसको आप अच्छी तरह से उसके, जैसे अगर मान लो साइंस है तो साइंस की बुक कॉपी में हम अच्छी तरह से वो नोट बना लेते हैं, मैथ है तो मैथ के में ट्रांसफर कर देते हैं। उसी तरह से हर सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट की फेयर कॉपी में ट्रांसफर कर देते हैं ना। हम सडनली अपने फेयर कॉपी में नहीं लिखते हैं ताकि हमारा फेयर कॉपी खराब ना दिखे, राइट। तो उसी तरह से अकाउंटिंग में भी यही होता है। रिकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो उसमें पूरे दिन में हजारों ट्रांजैक्शन होती हैं, लाखों ट्रांजैक्शन होती है। तो क्या करती है कंपनी कि सबसे पहले वो रिकॉर्ड करती है किसमें, जर्नल में। जर्नल एक तरह की क्या होती है, रफ बुक आप कह सकते हो। और जिस जर्नल का दूसरा नाम है वो क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें जो अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग है ना फर्स्ट टाइम की जाती है। यानी कि जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन को। और जर्नल का दूसरा नाम क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये जनरली पूछा जाता है, ठीक है। तो जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जनरली जो जर्नल बुक होती है ना, जिसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो कैश बुक, एक परचेज बुक, और तीसरा सेल्स बुक। कैश बुक में क्या होता है, जो भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर हमने कोई सा प्रोडक्ट खरीदा उसके लिए हमने कैश दिया, तो उसमें ये किस में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। और परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमने कोई भी माल उधार पे खरीदा तब हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अगर हमने कैश पे खरीदा तो वो कैश बुक में आ गया। उसी तरह से सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो सेल्स जो कि हमने उधार पे की है, क्योंकि अगर हमने कैश पे की होती वो सेल्स तो वो कैश बुक में नहीं आ जाता। तो ये तीन जनरली जो जर्नल होते हैं वो 3 बुक में डिवाइडेड होते हैं। ये एक तो कैश बुक जो कि कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, एक परचेज बुक जो कि अगर हमने उधार पे किसी से परचेज करा उसको रिकॉर्ड करता है, और सेल्स बुक अगर हमने किसी को उधार पे बेचा है माल तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। तो ये क्या हो गया, जर्नल के पार्ट। फिर उसके बाद जर्नल रिकॉर्डिंग के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है हमारे क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि हमने जर्नल में तो रफली पूरे दिन का ट्रांजैक्शन को हमने कर लिया रिकॉर्ड, ठीक है। फिर क्या होगा कि हम क्या कहते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाई कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, यानी क्लासिफाई का मतलब ये होता है कि ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन को ग्रुप करेंगे, यानी कि वन नेचर, यानी कि जो हम वो ट्रांजैक्शन को ग्रुप करते हैं जो कि वन नेचर। यानी कि अगर मान लो हमने राम से ट्रांजैक्शन करा तो राम जो जितनी भी ट्रांजैक्शन करी वो हम एक सेपरेट राम का अकाउंट बनाएंगे कि राम अकाउंट, जितना उससे खरीदा परचेज करा उसके अकाउंट में यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमने जर्नल से उठाया और हमने लेजर में डाल दिया। ये इसे हम जब हम जर्नल से लेजर में डालते हैं इसे हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। यानी कि जो ट्रांजैक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया था उसको हमने पोस्ट कर दिया किसमें, लेजर में। और लेजर को क्या बोलते हैं, मेन बुक, जिसमें क्या होती है अल्टीमेटली एक अकाउंट सेपरेट बन जाता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, रफ कॉपी में आप 5 सब्जेक्ट का रफ करते हो ना, बट लास्ट में आप हर कॉपी का अलग अलग मेन कॉपी बनाते हो, उसमें ट्रांसफर कर देते हो। उसी तरह से हम बिजनेस में भी पूरे दिनों में या फिर महीनों में हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। तो और फिर उसको हम क्या करते हैं कि जिससे ट्रांजेक्शन करी है उसका सेपरेट अकाउंट बना देते हैं, और जितना करा उतना अमाउंट उसका अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे डेबिट क्रेडिट होता क्या है। तो इससे हमको क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या, हम क्यों लेजर में क्लासीफाई करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर मान लो मेरे को पता लगाना है कि मैंने राम से कितने कितने ट्रांजेक्शन करे हैं कब कब, तो उसमें क्या होगा, मेरी रफ कॉपी होगी तो रफ में मैं ढूंढता रहूँगा ना कि राम का है, बिकॉज मल्टीपल ऑफ एंट्रीज वुड बी देयर अलॉन्ग विद राम, ठीक है। अगर मैंने राम की सेपरेट लेजर में ट्रांसफर करी तो मेरे को ये पता रहेगा इस डेट पे राम से मैंने इतना परचेज करा था, इस डेट पे राम ने मेरे से इतना परचेज करा था, राम का कितना बाकी रह रहा है, या फिर मेरा राम के पास मेरे को राम को कितना देना है, या ये ठीक है। तो ये हमको एक ही बार में क्या देता है, एक अगर हम सेपरेट अकाउंट बना दें तो क्या होता है, हम बस उसके अकाउंट में देख लेंगे और तुरंत हमारा को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसी यही होता है क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपको एग्जांपल देके मैंने समझाया कि रफ से जब हम फेयर में ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या होता है, अगर हमको साइंस की बुक, साइंस के नोट देखने हैं, साइंस के इंपॉर्टेंट वर्क देखना है तो हम साइंस की कॉपी उठाएंगे डायरेक्ट। उसी तरह से अगर हमको यहाँ पे जर्नल से हम लेजर में पोस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, अगर हमको राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देखना है तो हमको जर्नल में देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि जर्नल वाली बुक में हमको देखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या देंगे, जनरल राम की बुक अकाउंट उठाएंगे और देख लेंगे कितना बचा कितना नहीं बचा।
और यहाँ पे बस दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बता इनको समझना जो कि मैंने, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जर्नल का जो दूसरा नाम होता है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, और जर्नल में अकाउंटिंग में पहली बार ट्रांजैक्शन किया जाता है, ठीक है। फिर जो दूसरी बार ट्रांजैक्शन होती है वो किस में होती है, लेजर में। इसमें क्या होता है, जो जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है वो हम ट्रांसफर करते हैं या फिर पोस्ट करते हैं लेजर में, और जो लेजर का जो दूसरा नाम होता है उसका हम क्या कहते हैं, मेन बुक। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आया वो हमारा क्या है, समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन फर्स्ट कि क्या लिखा है इसके यहाँ पे, कि लिखा है कि प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर। अब आप समझोगे ये यूजर कौन है, आपको पता ही नहीं है, तो यूजर्स कौन होते हैं, यानी कि अगर आप हिंदी में इसका मतलब क्या देंगे, यूज़र, यानी कि जो यूज़ करता हूँ किसी भी चीज़ को। तो अगर मान लो मैं सर्फ एक्सेल यूज़ करता हूँ तो मैं यूज़र हूँ किसका, सर्फ एक्सेल का, राइट। तो उसी तरह से अकाउंटिंग के जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है, जो अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है वो क्या हो जाता है, हमारा यूज़र होता है, यूज़र होता है, ठीक है, यूज़र होता है। और यूज़र दो तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। यूज़र दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल यूज़र और एक होता है इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र कौन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो, जैसे कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन होता है, जैसे कि जो पैसा लगाते हैं, जो बिजनेसमैन है या फिर एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई भी जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। और एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं, यानी कि जैसे जो बैंक हो गया, क्योंकि बैंक ने क्या होता है, कई बार इनको लोन दिया होता है तो बैंक भी देखना चाहते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, क्या हमको ये रिपेमेंट कर पाएंगे या नहीं। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के दो यूजर्स होते हैं, एक तो एक्सटर्नल, एक इंटरनल यूजर, जिसको हम इन डिटेल आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे। सो फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू यूजर्स, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर वो यूजर जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, और एक्सटर्नल यूजर वो यूजर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, ठीक है। तो अब ये तो पता चलेगा कि यूजर क्या होते हैं, लेकिन ये क्या है, प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल। समराइजिंग क्या होता है कि जो यूज़र्स होते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो हमारे डाटा को समझते हैं। या कि अगर मान लो अगर कभी भी आप लोन लेने जाओगे, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या होगा, आप बैंक कोई भी लोन देने से पहले आपके अकाउंट को देखेगी कि आपका सील कितना हुआ है, आपका ट्रांजैक्शन कितना है, आपका P&L रिपोर्ट कितना, आपने प्रॉफिट कितना कमाया, तो उस बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है, सैंक्शन किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपने डाटा को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, और आपकी क्या होगा, ये जो बैंकिंग होगा, बैंक आपको लोन दे रहा है वो क्या हो जाएगा, वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा आपके डाटा को, और उसके बेसिस पे आपको लोन दे पाएगा। हाँ, तो यानी कि समराइजिंग अगर हम सिंपल वर्ड में देखें, ये पूरा यानी कि पूरे साल का हमारा परफॉर्मेंस होता है, ये एक समराइजिंग बताता है। यानी कि हमने पूरे साल हमने क्या करा, और हमने पूरे साल क्या करा, ये इन तीन चीज़ों से मिलके पता चलता है। एक होता है ट्रायल बैलेंस, एक होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जिसका दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेकिन ये कंपनी के लिए इसका ये नाम यूज किया। तीसरा जो आया वो बैलेंस शीट, तीसरा क्या है, बैलेंस शीट। तो हमने देखा है कि ये तीन क्या होते हैं हमारे, इनकी ये तीन वो चीज़ें हैं जिससे हमको पूरा बिजनेस का पता चलता है कि बिजनेस में पूरे साल क्या करा। अब देखते हैं इनके, यानी कि अब ज़्यादा नहीं जाएंगे, ब्रीफ में जाएंगे, ज़्यादा तो हमको आगे करना है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हमको अल्टीमेटली बता देता है कि किस, जो हमने लेजर में पोस्ट करा था उससे हमको पता अकाउंट बन गए थे। अब किसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस, किसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, वो हमको ट्रायल बैलेंस में बताता है। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है, ये बस हमको ये बताता है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट जनरेट करा और या फिर कितना लॉस इनकर करा। और बैलेंस शीट क्या बताता है, बैलेंस शीट बताता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी के पास कितना एसेट है, कितनी लिएबिलिटी है, ठीक है। तो इससे पूरा हमको कंपनी का पता चल जाता है कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इससे बैलेंस शीट से हमको क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन, कि वो किस हालत में है, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट कहते हैं, और या फिर हम कहते हैं फाइनल स्टेटमेंट, या फिर फाइनल अकाउंट। यानी कि इन ब्रीफ अगर मैं कहूँ समराइजिंग क्या है, समराइजिंग एक यानी कि समराइजिंग का मतलब ये पूरा चिट्ठा होता है कंपनी का थ्रू आउट द ईयर, और ये हमको कैसे पता चलता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट से। अब फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आता है हमारा छठा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। एनालाइजिंग और इंटरप्रेट, इसका मतलब क्या होता है
ये क्या करता है, हेल्प करता है यूजर्स को इन मीनिंगफुल जजमेंट्स। और इसमें यूजर्स कौन आएंगे, ये कौन से यूजर्स की बात कर रहे हैं, हम इंटरनल यूजर्स की बात कर रहे हैं। इंटरनल क्या होता है कि हमने समराइज कर लिया, हमने ये तीनों चीज़ बना ली, तो इससे हमको क्या पता चलेगा, पूरा चिट्ठा पता चलेगा कि हमारी कंपनी क्या इस साल हमने क्या करा है, हमारे पास कितना, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो पूरा हमको खुद पता है कि हमारे हमारे परफॉर्मेंस हमारे सामने है। तो हम क्या करेंगे, उस परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करेंगे कि हाँ हमारी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसे कैसे हम बनाए रख सकते हैं, फिर अगर गंदा परफॉर्मेंस है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, ये हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। और ये क्या हम एनालाइज और इंटरप्रेट क्यों करते हैं, ताकि जो हम मीनिंगफुल जजमेंट ले सकें। क्यों क्या ले सकें, मीनिंगफुल जजमेंट, कि हमको कौन कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए, हमको कौन कौन सा स्टेप लेना चाहिए इन फ्यूचर, सो डैट द सेम थिंग डोंट रिपीट अगेन। या फिर अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो इसको और अच्छा करना चाहिए। तो ये हमको क्या बताता है, मीनिंगफुल जजमेंट लेने में हेल्प करता है। किससे रिलेटेड, प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड और फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। ठीक है, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन या फिर और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मेनली जो होते हैं, जो ये मेनली हैं, उनकी मैंने यहाँ पे बात करी है। तो एनालाइज करते हैं, आपको पता है एनालाइज क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। अगर मान लो आपने कोई वो दिया, यानी कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का, और आपके सेवरल यानी कि अटैम्प्ट के बाद भी आपका नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, आप एनालाइज करना चाहोगे कि मैं कहाँ चूक कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद आप जहाँ चूक कर रहे हो आप उसको काउंटर करना चाहोगे, यानी कि उस चीज़ को सुधारना चाहोगे। उसी तरह से ये भी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सिक्स्थ स्टेप में हम कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे चूक हुई, या फिर अगर हम अच्छा करें तो उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम मीनिंगफुल जजमेंट लेते हैं। क्योंकि हम डाटा के बेस पे ले सकते हैं ना, हम तो एथियोटिकली या फिर हाइपोथेटिकली अपने काल्पनिक के थ्रू नहीं ले सकते ना, हमको तो डाटा के अकॉर्डिंग चलना है ना, बिकॉज दिस इज समथिंग वी कैन बिलीव ऑन और वी कैन। अब फिर उसका आता है कम्युनिकेटिंग ये होता है सातवां स्टेप। इसमें क्या करते हैं हम, ये जो सातवां एंड द लास्ट वन, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, हमने जो अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, ये हम क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स को। किसको, यूजर्स को। यहाँ पे तो हमको पता है इंटरनल यूजर्स को तो यहीं पे कम्युनिकेट हो गया, बट जो एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, आप खुद ही सोचो। बैंक होगा ना जिसने इनको लोन दिया होगा, क्योंकि बैंक ने अगर लोन दिया तो वो सोचेगा ना कि वो तो देखना चाहेगा इसकी अकाउंटिंग कि हाँ ये एक अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं, ताकि क्योंकि उसका बैंक का भी पैसा तो इसके पास है, तो बैंक को अपना इंटरेस्ट भी तो लेना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी लेना है। तो ये है, इसीलिए बैंक इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रखता है। और दूसरा कौन होगा, क्रेडिटर कौन होता है, जो इसको उधार पे माल दिया होता है। ठीक है, अगर किसी बंदे ने उधार पे माल दिया तो वो भी देखना चाहेगा कि कंपनी कर क्या रही है। अगर कंपनी लॉस में है तो वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई मैं आज आप उधार नहीं दूंगा जब तक तुम मेरा पिछले वाला ड्यू क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से ये भी जजमेंट लेगा। और फिर और भी यूजर्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में। ठीक है, तो ये होता है कम्युनिकेट, यानी कि इसमें लास्ट टाइम हम क्या करते हैं, अब जो भी हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं किसको, एक्सटर्नल यूजर्स को, जो जिनको ज़रूरत है। और ये जो कम्युनिकेशन है ना, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कम्युनिकेट किया जाता है एक्सटर्नल यूजर्स को, वो क्या होना चाहिए, वो टाइम पे कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको टाइम पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए और प्रेजेंटेड किया जाना चाहिए। ठीक है, टाइम पे अगर उनको हमने प्रेजेंट कर दिया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या होगा, उनको भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ कि ये कंपनी ये स्टेप उठा रही है, ये स्टेप और ये कर रही है, इसका परफॉर्मेंस ये है। तो अकॉर्डिंगली जो एक्सटर्नल यूजर्स है वो अपना जजमेंट बना सकते हैं कि हमको इन फ्यूचर या फिर नेक्स्ट ईयर इसको लोन देना है या नहीं देना है, इसको मेरे को क्रेडिट पे इसको यानी कि उधार पे इसको माल बेचना है या नहीं बेचना है। तो ये था पूरा हमारा अकाउंटिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। If you found something valuable, so don't forget to hit the like button, and for upcoming videos you can also subscribe to our channel. Thank you.